आपने पीडीए का जिक्र किया, तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर, उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिंद नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत, उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप जो अधिकारी उस दिन काम पर लगाए गए थे, बीएलओ से लेकर के पूरे अधिकारी जो बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं वहां पर। और ये शिकायत मैंने एक बार नहीं की, कई बार शिकायत की। और शिकायत का परिणाम ये हुआ कि कानपुर में कुछ अधिकारी हटाए गए, जिसकी वजह से कानपुर तो जीत लिया हम लोगों ने, लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया और पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। अखिलेश जी, इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आपने पहले एक लंबा वीडियो डाला था और फिर आपने उस पोस्ट को एडिट करके वीडियो छोटा कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पहले ऐसा था कि जो पीछे पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें पुलिस मना कर रही थी। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है पत्रकार साथियों की कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, बीजेपी कोई बात कह रही है, उन सब तस्वीरों को आप स्लोली दिखाइए कि हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है, तो आपको पता लगेगा कि पुलिस अपना केस मजबूत करने के लिए ये सब कुछ दिखा रही है। और करा पहले पुलिस ने किया, बाद में न जाने कितने वीडियोस हैं जो हमारे पास आज भी हैं। इलेक्शन कमीशन को दिया, 300 से ज़्यादा हम लोगों ने शिकायतें की हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के हैंडल पे होंगे, मेरे भी हैंडल पे होंगे। पूरे के पूरे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। पर उस वीडियो को एडिट क्यों किया आपने? कोई एडिट नहीं किया, आप पूरा वीडियो फिर चलाइए। मैं तो आपसे कहूँगा कि आज भी वो वीडियो सब हैं और अगर एडिट किए गए हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं आप? और अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी, अभी खबर आज तक पे ये चल रही है कि वहाँ पर रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहाँ पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है और 1975-76 से वो मंदिर बंद था। संभल की खबर है, वहाँ एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहाँ पर मिला है। आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहाँ निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है। अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे और हमें खोदना नहीं है। अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं
तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन आप एक नेता हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। आपको पता है, आप कह रहे हैं ये खोद कर भेदभाव कर रहे हैं। अब उस खोदने का भी उपाय आप ही को निकालना होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इन कार्यकर्ताओं के प्रति। आप कह रहे हैं पुलिस चुनाव जितवाती है उपचुनाव में, लेकिन हमने देखा इससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तो जो सत्ता में रहता है उसके पक्ष में नतीजे आते हैं। ये मत कहिए आप। ज्यादातर राज्यों में, मैं आपकी सिर्फ नहीं कह तो रही मैं आपसे सहमत हूं। फिर तो इसका मतलब चुनाव नहीं हुआ वो ठीक तरीके से। उपचुनाव में ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसकी भी काट आप ही को ढूंढनी है। ईवीएम में गड़बड़ी है, इसका भी काट आप ही को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी ईवीएम की बदौलत आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की बने। 37 सीट आपको आई। तब क्या ईवीएम, तब क्या ये पुलिस नहीं थी? कौन सी बीजेपी चाहेगी कि वो नीतीश कुमार, आप जानते ही हैं नीतीश बाबू क्या है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मोहताज रहे? ये बड़े सवाल हैं। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही, मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा। और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और जर्मनी जैसा देश जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यहाँ लोग तो 80% की 60% लोग अनाज पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पे अगर एक वोट का भी भरोसा नहीं है तो हमें ईवीएम हटा देनी चाहिए। बैलेट पेपर के दौरान क्या होता था आपको भी याद और होगा? ईवीएम में क्या हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश के 9 इलेक्शन में क्या हुआ है? तो फिर इसलिए तरीका इस क्या है? बहस, ये एक दो कहीं घटनाएं हो जाए उसकी वजह से आप ये पूरा का पूरा व्यवस्था नहीं, लेकिन सबसे भरोसे का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वोट बैलेट्स होगा, बैलेट से सरकार बदलेंगे। और इलेक्शन कमीशन और हमारा एक्ट ये कहता है कि वोट हमने किसको डाला है पता नहीं लगना चाहिए। सीक्रेट बैलेट है लिखा हुआ। अगर सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ तो बैलेट से ज्यादा सीक्रेट कोई नहीं हो सकता है। मशीन से आपको पता लग रहा है कि इस गांव में इस मोहल्ले ने किसको वोट दिया है। आप दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से। तो जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बैलेट से ही आप बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बनी देश की। आपने यूपी में 37 सीटें जीतकर जो आंकड़ा कम किया बीजेपी का, उसी से वो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाए। लेकिन आपको लगता है कि जितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था उतना मिला है? अभी एक लड़ाई चल रही है कि बहुत सारे नेता हैं जो ममता दी का नाम ले रहे हैं कि ममता दी को नेतृत्व देना चाहिए इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस में क्षमता नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उनको घेर रहे हैं राहुल जी को। आपकी इस पर क्या राय है? हमारी राय बहुत साफ है। हम तो उस पक्ष में कि बीजेपी को जो हटाएगा हम उसके साथ हैं। हमारे लीडरशिप के लिए कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग यूपी से हैं और यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी ही दिशा तय करता है। ये जो 400 पार का नारा था, अगर उस गाड़ी को किसी ने रोका है तो यूपी की जनता का सबसे बड़ा योगदान है और पीडीए परिवार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे ही नहीं चुनाव हम लोग मुकाबला जीते हैं। कई वर्षों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उसकी वजह से ये परिणाम आया है। कोई हमें क्रेडिट देता है नहीं देता है, लेकिन सबको पता है कि समाजवादी पार्टी वहाँ मौजूद है जो ऐसी सांप्रदायिक राजनीति करने वालों का मुकाबला करती रहेगी। समाजवादी पार्टी ने सबसे ताकतवर तरीके से लड़ाई की। दबे अंदाज में आपने बोली ये बात। समाजवादी पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए मैं बधाई देता हूं उनको कि हर बूथ पर, हर वोटर लिस्ट को, मुझे याद है जब मैं 22 में चुनाव हारा तो मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके वोटर लिस्ट में इस तरह का काम किया कि हमारे वोटर्स के नाम काट दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि आप किस आधार पर कह रहे हो। मैंने इलेक्शन कमीशन को 18,000 वोट जिन्होंने वोट डाला था
उनके वोट डिलीटेड हुए, 18,000 वोट एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को दिया है। अभी तक एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट कभी खराब नहीं होगी, एक भी वोट काटा नहीं जाएगा। पर अखिलेश जी, आपको कैसे पता चला कि ये 18,000 लोग आपके वोटर थे, और बीजेपी ये कैसे जान जाती है कि वो आपके वोटर है, उन्हीं का नाम हटाती है? क्योंकि ये आरोप मैंने ये लगाया था कि हमारे पीडीए परिवार के और खासकर यादव और मुस्लिम उन्होंने चिन्हित कर करके उनके वोट काटे थे। क्योंकि हम लोग इलेक्शन में रहते हैं तो वोटर लिस्ट का भी अध्ययन करते हैं, तो जब वोटर लिस्ट का अध्ययन करना पड़ता है तो सब चीज़ें पता होती हैं, कौन किसका वोट कटा है। और जो व्यक्ति गया वोट डालने और जब वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जब उसने पॉलिटिकल पार्टी को शिकायत की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको BLA बनाना है, आपको बूथ लेवल एजेंट बनाती है पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा जब एजेंट रहता है वहाँ पर, वो देखता है कि हमारा वोट नहीं पड़ रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो शिकायत वहाँ से पता लगती है हमें कि हमारे बूथ पर हमारा जो पार्टी का एजेंट था, जो हमारा, उसने बताया कि आपका वोट नहीं पड़ पाया, इसका वोट वोटर लिस्ट से गायब किया है। अखिलेश जी, आपने शायद पहली बार मुझे लगता है बोला होगा कि हमारे जो वोटर्स लिस्ट थे उसमें उन्होंने चुन चुनकर M और Y, मतलब मुस्लिम और यादव, मैंने ये बात तो मंच से कहा, मन से कही। मैं मंच से कहा हूं, और इसलिए मुझे नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने, कहा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो मैंने 18,000 वोट वो जो डिलीट किए गए थे और जो जिंदा थे और जिनको वोट नहीं डालने का मौका मिला, मैंने विद एफिडेविट शिकायत इलेक्शन कमीशन को और यही वो कहते हैं कि आप देखिए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, जो भी आप अल्पसंख्यक या मुस्लिम, यादव, आप जाति में, धर्म में लोगों को आप बांटते हैं। वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मैंने नहीं बांटा, कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है, मैंने किसी को नहीं बांटा। मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आधे अधूरे पीछे रह गए लोग, उनको सम्मान दिलाने का काम कर रहा हूँ। और हम में से तो वो लोग हैं जिनके जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलाई होती है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती है कि हम तमाम अपने पीडीए परिवार के लोगों को न्याय दिलाएं, उनको मान सम्मान दिला करके समाज में आगे बढ़ाएं। तो बाकी